So, hello and welcome friends to your very own channel Super Knowledge Point. So guys, मैं हूं अभिषेक शुक्ला आपका दोस्त और आज हम लोग यहाँ पर आप सभी की डिमांड पर लेकर आ गए हैं हिस्ट्री क्लास 10th ICSE का एक बहुत ही मस्त चैप्टर। गाइस मैंने पूरी हिस्ट्री का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल इसलिए थे क्योंकि बहुत सारे चैप्टर थे और वो हिस्ट्री काफ़ी बड़ी हो जाती है। सो गाइस अभी तक मैंने हिस्ट्री का एक भी वीडियो नहीं अपलोड किया अपने चैनल पे क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं था। अभी मैंने पिछले लास्ट 1 मंथ में पढ़ा था, तो आज मैं आपके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यूनिट का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चैप्टर लेकर आ गया हूँ। सो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो आपको पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नोट्स मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स रहेंगी, सॉरी गाइस टाइप नोट रहेंगी, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगी, तो आप लोग को और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सो गाइस without wasting our time, let's get start this video. So guys, I hope you will watch the video till the end and let's begin this video. So guys, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध। क्या कहते हैं गाइस? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध होने के बहुत सारे कारण थे। देखो सबसे पहले हम आपको बता दें किनके बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध है। आपको पीछे देखो, सबसे पहले हम लोग 1914 से 1918 तक का 4 साल का ये वर्ल्ड वॉर था। अब यहाँ से आप लोग ये हम लोग का पार्ट 1 है, मतलब कि पूरा आपको बीच में 5 मिनट का ब्रेक भी देंगे जिसमें हम आपसे बात करेंगे। तो वीडियो में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग हंसी मजाक भी करेंगे और पढ़ेंगे भी अच्छे से। ओके, तो देखो सबसे पहले आप लोग ये वाली स्लाइड देखो जो आपको पीछे दिख रही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर इवॉल्व थी। मतलब प्रथम युद्ध होता है तो कोई ना कोई किसी न किसी के बीच में होता है। जब मैच होता है तो एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान है, कोई 2 टीमें होती हैं। तो इसी तरह जब विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो एक तरफ थी अलाइस, दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर। ध्यान से सुनो, एक तरफ थी अलाइस, दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर। ओके, इतना समझ में आया कौन कौन था? अब देखो एलाइज में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कौन सी मेन पावर थी। देखो अब जैसे इंडिया की टीम की बात करें तो जिसमें बैटर में कुछ मेन होते हैं। मेन का मतलब जैसे विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, ये मेन होते हैं। इसके अलावा तो जो है वो तो है ही, अच्छा वो भी करते हैं, लेकिन मेन में आप लोग किसको? विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, धोनी, इन्हीं सबको तो गिनोगे। बाकी और लोग भी अच्छा खेलते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ। ओके, उसी तरह जो हमारी अलाइस थी, अलाइस और सेंट्रल पावर, अलाइस में जो हमारी मेन 4 पावर थी वो थी द रशियन एम्पायर, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। ओके, रशियन एम्पायर, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, और बहुत सारी थी जैसे रोमानिया, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, सर्बिया, ग्रेट ब्रिटेन। ओके, ये सब था। ओके, मैं एक बार आपको और बताऊंगा एलाइस में कौन कौन था। देखो रशियन एम्पायर, रोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, ग्रीस, सर्बिया एंड अभी मैं आपको एक और कारण बताऊंगा कि ये युद्ध हुआ क्यों। अब देखो यूएस भी मेन पावर थी, मेन पावर यूएस भी थी अलाइस की, लेकिन उसने 1917 में ज्वाइन किया। मतलब जब शुरुआत के 3 साल युद्ध हुआ तो वो नहीं आई थी, लेकिन जब आखिरी साल था तो यूएस ने अलाइस की तरफ ज्वाइन कर लिया था। ओके, अब देखो सेंट्रल पावर की बात करते हैं। अलाइस की हमने बात कर ली, आप लोग स्लाइड पे देख लीजिए ध्यान से, आपको सब कुछ समझ में आएगा, एकदम बेस्ट नोट्स हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं सेंट्रल पावर की तरफ कौन कौन था। अब सेंट्रल पावर की तरफ जर्मन एम्पायर मेन थी, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर पहले बोला जाता था, अब के समय में उसका नाम है टर्की, जहां पर हिटलर थे। ओके, फिर ऑस्ट्रो हंगरियन, देन बुल्गारिया। तो यहाँ पर जो हमारी 3 मेन पावर थी, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर, जिसे हम लोग टर्की बोलते हैं। ओके चलो, अब हमने ये बात कर ली किस किस के बीच में युद्ध हो रहा। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इसका, अब देखो जैसे आपकी क्लास में किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसका कोई कारण, 2 तरह के कारण होते हैं। आपकी उससे लड़ाई हुई, या तो आप देखो अब आपने उससे लड़ी, या ऐसा हो सकता है कि 1 साल पहले उसने आपको मारा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने उसे 1 साल पहले मारा। मतलब कि लड़ने के 2 कारण होते हैं, एक जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, दूसरा तुरंत वाला। तो देखो लॉन्ग टर्म कॉज में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ यूरोप, मेन का। सो गाइस देखो
अगर आपका किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसके दो कारण होते हैं, एक जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, दूसरा तुरंत तुरंत वाले मतलब इमीडिएट कारण होते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं जो बहुत पुरान पहला विश्व युद्ध हुआ, इसका बहुत पुराने लंबे समय से क्या क्या कारण थे। उसका जो पहला और मेन प्रमुख कारण था वो था डिवीजन ऑफ यूरोप, ये एक मेन कारण था। दूसरा था मिलिटेंट नेशनलिज्म। अभी मैं आपको ये सब समझाऊंगा डीप में, तो उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। तो देखो उसके पहले मैं आपको लॉन्ग टर्म कॉज के पहले बता दूं कौन कौन सी कंट्री वॉर थी। देखो दो मैप आपको दिख रहेंगे, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों मैप देख लो, दोनों अलग अलग पावर्स थी जिनके बीच में लड़ाई हुई थी। अब चलो अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म कॉज की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से कारण थे। डिवीजन ऑफ यूरोप, जब यूरोप का डिवीजन हुआ वो भी एक मेन कारण था। दूसरा था हमारे पास मिलिटेंट नेशनलिज्म। तीसरा था मिलिटरिज्म एंड आर्मामेंट रेस। इसमें क्या हुआ था, तीसरा वाला मैं आपको बता देता हूँ, मिलिटरिज्म एंड आर्मामेंट रेस। आर्मामेंट रेस का मतलब हुआ आपकी जिससे लड़ाई हुई है तो वो लेट्स सपोज हथियार बना रहा, आपको मारने की तैयारी कर रहा, तो आप भी सोचोगे कि मैं भी उससे ज्यादा हथियार बनाऊं, तो सामने वाला आपसे ज्यादा बनाएगा। मतलब कि एकदम जो हथियार बनाने की होड़ लग चुकी थी, कौन कितने ज्यादा बनाएगा, इसी में पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो गया था। चौथा था बल्कान इशू, ये भी मैं आपको डीप में समझाऊंगा। चौथा था क्लैश इंपेरियलिस्ट इंटरेस्ट एंड कॉलोनियल राइवलरी। देन था नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस। देन पांचवा था एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव इंटरनेशनल मैकेनिकरी। ओके चलो अब हम लोग सबसे पहले वाले की बात कर लेते हैं। आप लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देख लो डिवीजन ऑफ यूरोप। यूरोप का डिवीजन किस तरह हुआ, तो जो उसका पहला पॉइंट है गैस, मैं कॉपी से इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि उसमें पॉइंट लिखे हुए हैं। पॉइंट का मतलब मैं आपको पॉइंट तो मुझे याद रहेंगे, मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन पॉइंट देखने पड़ते हैं। देखो ब्रिटेन, फ्रांस एंड रसिया, ये जो है एक नई मतलब कि हर जब अगर कोई देश है उसके बीच में छोटे छोटे ग्रुप बनने लगे, आपकी क्लास में 4 बच्चे का एक ग्रुप बन जाए, 4 का एक, तो आपस में क्या होती लड़ाई होने लगती है। इसी तरह क्या हुआ जब यूरोप का डिवीजन हुआ तो लोग अलग अलग टीमें बनाने लगे, जैसे ट्रिपल एंटिटी बनी थी, ट्रिपल अलायंस बनी थी। तो इससे क्या होता है कि लड़ाई होने की ज्यादा चांस हो जाता है। उसके बाद इटली फॉट अगेंस्ट जर्मनी ऑस्ट्रिया। इटली ने क्या कर दिया और जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ लड़ लिया, मतलब लड़ाई कर दिया। पहला ग्रुप जो था उसने दूसरे और तीसरे के खिलाफ लड़ दिया। अब देखो अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी शांत तो बैठने वाले हैं नहीं, वो भी अटैक करेंगे। तो देखो जर्मनी ने क्या किया, ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने ऑटोमन एम्पायर को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर मेन थी, उसे हम लोग टर्की बोलते हैं, जहाँ के राजा एडोल्फ हिटलर थे। हिटलर को तो आप सभी जानते होंगे। चलो उसके बाद देखते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान एंड यूएस ऑल्सो जॉइन द ट्रिपल एंटिटी। जो कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, इटली था, जापान था, ये इन तीनों ने क्या किया था, ट्रिपल एंटिटी को ज्वाइन कर लिया था। तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने देखा डिवीजन ऑफ यूरोप। अगले पे आते हैं। तो देखो यहाँ पर इटली जो है आप देख पा रहे होंगे दो साइड बनी है। देखो यूरोपियन अलायंस में एक ट्रिपल एंटिटी आप लोग को दिख पा रही होगी, ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल एंटिटी में था ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये मेन पावर थी। ट्रिपल अलायंस में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। इटली जो था वो थोड़ा उसने दिमाग लगाया, उसको पता था कि जो ट्रिपल एंटिटी है वो ज्यादा पावरफुल है। तो जब वॉर नहीं होना था, मतलब वॉर के पहले तो वो ट्रिपल अलायंस की तरफ था, लेकिन उसने दिमाग लगाया जब वॉर होने लगा तो उसने सोचा अगर मैं इस तरफ रहूंगा तो मुझे हारना पड़ेगा, और मुझे अपने जो मैंने कवर किया है, मतलब जिन देशों को मैंने कवर कर लिया, जिन स्टेट को, उसे मुझे हारना पड़ेगा। तो इसलिए इटली ने दिमाग लगा के वो चला गया ट्रिपल एंटिटी की तरफ। तो ऐसे ही करके फिर जो है ट्रिपल अलायंस ने सोचा मेरी तरफ कमजोर हो गई, मेरी पावर कमजोर हो गई, तो ये इन्होंने क्या किया, ऑटोमन एम्पायर को ज्वाइन कर लिया। ओके मतलब फिर उसके बाद अब जब यूरोपीय ट्रिपल एंटिटी जो थी जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली था, इसको लगा कि अब अगर उसने टर्की को ज्वाइन कर लिया, मतलब हिटलर उसकी तरफ आ गया, तो इसने सोचा कि अगर मैं कोई और देश ज्वाइन कर लेता हूं। तो यूएस ने क्या किया, दिमाग लगाया। यूएस को पता था कि ये टीम जीतने वाली है, इस वजह से उसने जो है शुरुआत के 3 साल विश्व युद्ध में नहीं आया, जब आखिरी साल चल रहा था सोचा अगर मैं अभी इधर आ जाऊंगा तो मुझे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसने 1917 में ज्वाइन कर लिया था। अब अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड में आता है हमारा मिलिटेंट नेशनलिज्म। इसका मैं आपको एक मेन कंसेप्ट बता देता हूँ। मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। लेट सपोज आप इंडिया में रहते हो, आप कहोगे कि हाँ इंडिया अच्छा है, इंडिया सबको देशभक्ति की भावना अपने दिल में रखनी चाहिए, इंडिया के लिए अच्छा करना चाहिए, और
लेकिन ये तो ठीक है, आपने इंडिया की इच्छा है कि ये ठीक है, लेकिन अगर आप ये बुराई करते हो कि पाकिस्तान गंदा है, चाइना और उससे भी ज्यादा गंदा है, दोनों गंदे देश है, मतलब दोनों बहुत दुष्ट है जो कि तुरंत वार कर देते, तो ये गलत है। मतलब दूसरों के प्रति घृणा ना करो, अपने देश को अच्छा बताओ, ये तो सही है, लेकिन अगर आप दूसरों को गलत बताओगे तो यहाँ पर गलती हो जाती है। इसलिए मिलिटेंट नेशनलिज्म भी एक कारण था, जो कि लेट सपोज जो जर्मन था वो कह रहा था ग्रेट ब्रिटेन गंदा है, तो ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से फ्रांस ने कह दिया ऑस्ट्रिया हंगरी गंदा है, तो आपस में हो गया युद्ध। यही मेन कारण थे कुछ। अब चलो देखो, पैट्रियज्म लव्स फॉर वंस ऑन नेशन मेंट हेट्रेड टुवर्ड्स द अदर नेशन। पैट्रियज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने देश के प्रति भावना रखो, ये तो पैट्रियज्म का मतलब होता है कि आप अपने देश के प्रति भावना रखो, लेकिन ये मतलब नहीं होता है कि आप दूसरे के देश को चिढ़ाओ, मतलब दूसरों को चिढ़ाओ, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो आप लोग स्लाइड पर देख पा रहे होंगे। नेशनलिज्म जो था वो बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेने लगा, उसके मतलब आगे आने लगा, लोग उसको फॉलो करने लगे। देन फ्रैंको पर्शियन जर्मन वॉर, ये जो है फ्रैंको पर्शियन एक वॉर था जो कि 1817 से 1871 तक चला था, ये भी इसका एक कारण था। अब ये पुराने कारण थे, तो मतलब फ्रैंक ने जर्मन को हराया होगा कभी पहले, फ्रांस ने जर्मन को हराया था, तो वो एक कारण था विश्व युद्ध होने का, तो फ्रांस को बदला लेना था कि मुझे जर्मन को हराना है, वो लॉन्ग टर्म कॉज हो गया। ओके, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। मिलिटेंट एंड आर्मामेंट रेस। मिलिटेंट हथियार बनाना, लड़ाकू शिप बनाना। मतलब जो मिलिटेंट और नेशनलिस्ट है, इसका मेन कंसेप्ट ये होता है कि सभी देशों में होड़ लग गई थी। देखो, ये देश कह रहा है कि मैं ज्यादा बनाऊंगा, दूसरा देश उसको देख के कहा अगर ये ज्यादा बना रहा है तो मैं हार जाऊंगा, तो ये भी और ज्यादा बनाने लगा, ये भी और ज्यादा बनाने लगा। तो इससे क्या हुआ पता है? अब अगर युद्ध होता है तो कोई ना कोई जीतता है और कोई ना कोई हारता है, लेकिन विश्व युद्ध में मतलब कोई भी युद्ध होता है, जो टीम हारी है जो जीती है, नुकसान दोनों को होता है। इसके लिए मतलब जब ये युद्ध हो गया उसके बाद दोनों मतलब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक शटर हो गई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा पैसों का नुकसान हो गया। ये इधर हथियार बना रहे, बाद में इन्होंने इसको मारा, इसके हथियार खराब हो गए, इसने इसको मारे, मतलब पैसा बर्बाद हो गया था पहले विश्व युद्ध में। उसके बाद देखो अगला पॉइंट लिखा हुआ है, जर्मनी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर कॉलोनीज इन अफ्रीका सी मेड मोर वॉरशिप। जर्मनी जो थी, जो ट्रिपल अलायंस की तरफ थी, जर्मनी ने सोचा कि जो जो मैंने छोटे छोटे एरिया कब्जा किए हैं, इसको बनाए रखने के लिए मुझे अपनी पावर बढ़ानी है। तो जर्मनी ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े लड़ाकू शिप बनाने लगा। उसके बाद जर्मनी की जो शिप थी उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, जो जर्मनी की शिप थी, शिप इम्पटेटर, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिप थी। ध्यान रखना, वन मार्कर में आ सकता है। ओके, उसके बाद देखो ब्रिटेन और फ्रांस थे, ये भी जो है आर्म रेस में इंटर हो गए थे। मतलब कि जर्मनी बना रहा तो ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा अगर वो बना रहे हैं तो मुझे बनाना होगा, क्योंकि मुझे उनसे ज्यादा मजबूत होना है। बस यही इसमें होड़ लग गई थी, कौन कितने ज्यादा हथियार बनाता है। अगला कारण आता है, सॉरी गाइस, क्लैश ऑफ इंपेरियलिस्ट इंटरेस्ट एंड कॉलोनियल राइवलरी। तो जर्मनी के पास देखो, जर्मनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा था। आज भी हम लोग जर्मनी की दाग देते हैं क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा था। ओके, क्योंकि मतलब वो इंडस्ट्रियल की तरफ से काफी मजबूत था, उसको वहां से पैसा मिलता था। इट बिकम नेसेसरी फॉर जर्मनी। तो गाइस आप लोग अगला देख लो, यहाँ पर क्लैश ऑफ राइवलरी वाली, उसके पहले वाली स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग देख रहे होंगे। अब यहाँ पर क्लैश ऑफ इंपेरियलिस्ट इंटरेस्ट एंड कॉलोनियल, ये पढ़ रहे थे हम लोग। देखो, इट बिकम नेसेसरी फॉर जर्मनी टू हैव हर ओन कॉलोनी सिंस दे प्रोवाइड नियर पावर फॉर आर्मीज। मतलब कि आप देखो, उसको पता है कि जो जो देश मैंने छोटे छोटे कब्जा किए, देश नहीं कॉलोनी, जैसे कोई एक पर्टिकुलर एरिया है यूपी में, आपने उसे कब्जा कर लिया, आप सोचोगे उस पर कब्जा बनाए रखने के लिए मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। ताकत बढ़ाने के बाद नेवी बढ़ाओगे, मतलब हथियार ज्यादा बनाओगे और रॉ मटेरियल को ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ताकि आप लोग अच्छे हो सको। मतलब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करोगे तो इंडस्ट्री में दोगे, पैसा मिलेगा तो आप लोग हथियार बनाओगे। जर्मनी प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन फ्रॉम बेर्लिन इज बगदाद क्रिएटेड फॉर। ओके, ये थे हमारे क्लैश ऑफ इंपेरियलिस्ट एंड कॉलोनियल राइवलरी। उसके बाद आता है हमारा बल्कान इशू। इसको ध्यान से समझिएगा, बल्कान इशू क्या होता है। देखो, एक कोई दोस्त, देखो बल्कान एक पर्टिकुलर एरिया था, जैसे लेट्स सपोज हमारे यूपी में रायबरेली हो गया, तो बल्कान एक पर्टिकुलर एरिया था, उस एरिया को पहले किसी ने कब्जा किया था। ओके, पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर से वो किसी तरह आजाद हो गया बेचारा। लेकिन
ऑटोमन एम्पायर से वो गया क्योंकि ऑटोमन एम्पायर पावरफुल था, उसके तो वहां से वो चला गया। लेकिन जो बाकी दूसरे तरफ वाले थे, मतलब कि ट्रिपल एंटिटी वाले, ट्रिपल अलायंस में ऑटोमन एम्पायर था, जो ट्रिपल एंटिटी जर्मनी, फ्रांस, वो ग्रेट ब्रिटेन था, इन्होंने सोचा अभी ये इससे छूट गया है तो मैं इन पे कब्जा कर लूँ, इस पे कब्जा कर लूंगा तो इनका एरिया ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से अगर कोई भी छोटा मोटा एरिया खाली होता था, किसी से छूट जाता था, मतलब हार जाते थे, तो क्या होता था उसमें बहुत सारे देश अपने अपने कब्जे करने के चक्कर में होता था। तो आउटब्रेक ऑफ WW1, नेशनलिज्म इन द बल्कान, बल्कान नेशनलिस्ट, वर्ल्ड वॉर, AH, ऑटोमन पर, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आता है नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस। नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस का मतलब ये होता है कि जैसे आपको देखो ट्रिपल एंटिटी, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटिटी वालों के पास थी मीडिया, दोनों के पास थी। अब ट्रिपल एंटिटी वालों को अपने देश, अपनी तरफ वालों को भड़काना है, तो वो क्या करेंगे, मीडिया वालों से कहेंगे कि एकदम जो दूसरे तरफ वाले हैं, मतलब उनके जो अपोजिट साइड वाले, उनकी तरफ पूरी एकदम हेट्रेड भर दो, मतलब एकदम गुस्सा ला दो लोगों की कि वो इनको मार दे डायरेक्ट। मतलब जैसे आपको इसको मरवाना है तो आप किसी से कह के कि ये इसको गंदा गंदा बुलवा दो तो आप इसको मार सकते हो, वो आपको मारेगा। मतलब कि जो निगेटिव रोल ऑफ प्रेस का भी इंडिया में 4 पिलर्स है डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेकिन आपको ये नहीं पता है मीडिया भी आता है उसी में, बुक्स में नहीं लिखा होता है। ओके चलो, तो यहाँ पर नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 5 मिनट थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए में हमारे पास जो होता है हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में पहले 2-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, फिर 10-10 नंबर के। उसी के बाद सेक्शन बी आता है जिसमें भी की क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सेक्शन बी में सिविक्स होती है। सिविक्स इजी होती है, इजी हिस्ट्री से इसलिए होती है क्योंकि उसमें 30 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का वो, उसका 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो इजी पड़ जाता है। लेकिन जो यहाँ पर जो हिस्ट्री में टफ पड़ता है वो पता है क्या, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 2-2 नंबर की इसलिए टफ पड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 1 वर्ड देना होता है, कहीं कहीं पर रीजन देना होता है, तो इस वजह से टफ पड़ जाते हैं। बाकी जो 10 नंबर वाले होते हैं, पिक्चर देख के बताने होते हैं, वो तो चुटकियों का काम है। चलो, आई होप आपको 5 मिनट के ब्रेक में मजा आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पार्ट 2 मतलब सेशन 2 शुरू हो रहा है। यहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म कॉस्ट पढ़ लिए थे, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इमीडिएट कॉस्ट। तुरंत के कॉस्ट क्या थे। पहला देखो, फ्रेंच फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ वियर सूट। देखो फ्रेंच जो फर्डिनेंड थे, फ्रेंच फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, वो सर्बिया घूमने गए थे। ऑस्ट्रिया अपोजिट था, उसके अपोजिट में सर्बिया थे, दोनों देश वाला, मतलब 2 पावर के बीच में लड़ाई होनी थी। ये ऑस्ट्रिया से सर्बिया चले गए थे, इन्होंने कर दी गलती, वहां पर सर्बिया वालों ने मार दिया, इनको भी मार दिया, इनकी पत्नी को भी मार दिया। अब देखो, ये ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर ब्लेम कर दिया इस क्राइम के लिए, मतलब जो उन्होंने गलती की उसके लिए ऑस्ट्रिया ने ब्लेम कर दिया। ऑस्ट्रिया ने इस, मतलब जैसे आपने कोई गलती की तो उसका पनिशमेंट होता है ना, तो ऑस्ट्रिया ने उन्हें 11 डिमांड दी सर्बिया को। क्या कौन सी 11 डिमांड थी, लेकिन सर्बिया ऐसा देश था, उन्होंने कहा मैं मानने वाला नहीं। सर्बिया इसलिए नहीं मानने वाला था, पता है क्यों, क्योंकि इसकी तरफ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, US आने वाले थे, इस वजह से वो भाव खा रहा था। बाकी उसको तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया अकेले लपेट दे, लेकिन अब उसकी तरफ भी पावर है तो कुछ कर नहीं सकते। ओके, देन ऑस्ट्रिया डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। कब, 28 जुलाई 1914। ओके गैस, आज ही के दिन जो है, आज के दिन नहीं गैस, आज अभी 28 है। ओके गैस, 28 जुलाई 1914 को ही जो है ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के ऊपर लड़ाई कर दी थी। मतलब आज ही के दिन जो है उन्होंने लड़ाई, मतलब हमला बोला था सर्बिया के ऊपर। अब अगर आप आपके ग्रुप में 4 बंदे हैं, इधर भी 4 बंदे हैं, अब आप एक बंदा जाके इसके एक बंदे को मार दे तो इधर 3 वाले शांत रहने वाले नहीं, तो ये इधर से हमला करेंगे, इधर से हमला करेंगे, हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, उसके बाद देखो अगला पॉइंट आता है मेजर इवेंट्स ऑफ वॉर। वॉर के बहुत सारे इवेंट्स थे। फियर ऑफ जर्मनी, अमेरिका ने बहुत सारे पैसे जो अलाइड कंट्री में वेस्ट कर दिए थे। जो ब्रिटिश की शिप सबसे बड़ी थी, मतलब जो जर्मन था ना, उसने ब्रिटिश की शिप को डुबा दिया था जिसमें 128 अमेरिकन मारे गए। एग्जिट ऑफ रसिया, रसिया जब US ज्वाइन हुआ तो रसिया ने अपना बाहर कर लिया US। देखो एग्जिट ऑफ रसिया भी एक कारण है। देखो एग्जिट ऑफ रसिया वाली स्लाइड आप लोग देखो, ये भी एक मेन कारण है लड़ाई होने का। रसिया विथड्रू फ्रॉम वॉर इन 1917। रसिया जो 1917 में वॉर से बाहर आ गया। रशियन रिवोल्यूशन होने लगा 1917 से। रसिया ने 6 लाख से ज्यादा सोल्जर खो दिए थे। बोल्शेविक पार्टी वॉज नॉट। बोल्शेविक पार्टी कौन सी पार्टी पता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब जो उसमें रसिया में रशियन रिवोल्यूशन हो गया तो उसके जो मेन लीडर थे उन्हीं की पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब हमने कारण पढ़ लिए, अब
एक टाइम आया 1918 का जहां पर पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया, मतलब कि पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया। वॉर लास्टेड फॉर 4 years फ्रॉम 1914 to 1918। देन एंड ऑफ वॉर, कंबाइंड फोर्स ऑफ यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस वॉन। मतलब कि ट्रिपल एंटिटी बोले या फिर जो अलाइज थी, जो लड़ाई के समय एक तरफ थी रशियन एम्पायर, फ्रांस, रशियन तो हार गई थी लेकिन बाहर हो गई थी, लेकिन फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और जो यहाँ पर यूएस थी, ये तीनों पार्टियां जीत गई थी, मतलब अलाइज पावर जीत गई थी। ओके चलो, जर्मनी एम्परर कैसियर विलियम फ्लेड टू हॉलैंड। ओके चलो, अब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, शांति मिली। चाहे शांति नहीं मिली, शांति वर्ल्ड वॉर वालों जिन्होंने लड़ा उनको शांति मिली। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह लोग मरे वहां पर, मैं आपको सभी भी दर्दनाक चीजें भी बताऊंगा। देखो अभी कोई वॉर खत्म हुआ, ये दोनों लोग के बीच में लड़ाई हो गई, मतलब आपके ग्रुप में 4 बंदे, इधर ग्रुप में 4 बंदे, दोनों के बीच में हो गई लड़ाई, बहुत बुरी लड़ाई हुई। अब लड़ाई होने के बाद कुछ तो नुकसान हुआ होगा, क्लास में कोई सीट तोड़ी होगी, किसी को डस्टर से मारा होगा, पैसे, मतलब कुछ तो नुकसान हुआ होगा। अब उसको आपको भरना पड़ेगा। जो जीता है वो तो, जो जीत गया वो क्यों भरेगा, वो तो जीत गया, वो अभी आपको दोबारा फिर मार सकता है। तो जो हारा है उसको नुकसान भरना पड़ेगा। तो पहले वर्ल्ड वॉर में, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वहां पर 1990 से 1923 के बीच में 3 ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी साइन इसलिए होती है, जो देश जीतता है, जो हारता है, हारने वाले को कुछ दिन के लिए उसका गुलाम बनना होता है, मतलब उसका कहना मानना होता है। तो देखो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस कुछ इसी तरह थी। जो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस थी ना, इसमें देखो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस में जर्मनी की बात आती है, मतलब जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस पे साइन किया था, मतलब जब जर्मनी के पास कुछ शर्तें आ गई थी जो कि कंबाइंड पावर ने दी थी। ओके चलो, अब बात कर लेते हैं। जो कंबाइंड पावर थी उन्होंने कहा भाई जर्मनी वालों मुझे 33 बिलियन डॉलर देना। उनका नुकसान कितना हुआ था पता है, 15 बिलियन डॉलर, लेकिन इन्होंने कितना मांगा, 33 बिलियन डॉलर। लो हो गई आपत्ति, हैड टू इवैक्यूएट एरिया सी कैप्चर। और जर्मनी वालों को वो जगह भी छोड़नी पड़ी जो उन्होंने वॉर से पहले कैप्चर की थी। लो जर्मनी का सत्यानाश हो गया। और देखो मैनी एरिया वे डी मिलिटराइज, मतलब जर्मनी को अपने ही देश में जो अच्छी जगह है वहां से उनको मिलिट्री हटानी पड़ गई। ये भी एक बहुत ही गंदी बात है। जर्मनी लॉस्ट ऑल ऑन हर कॉलोनीज टू अलाइज। जर्मनी ने जो भी कॉलोनीज को मतलब कि कैप्चर किया था उन्हें हारना पड़ा। उनको कुछ मतलब कुछ पॉइंट्स दिए गए कि तुम सिर्फ अपनी आर्मी में 1 लाख सोल्जर्स, 15,000 नेवल्स और 36 शिप रख सकते हो। ये तो बहुत गलत हुआ कि 1 लाख सोल्जर्स, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, 15,000 नेवल और 36 शिप। और उनको ये भी कहा गया जर्मनी में जो है कोल ज़्यादा हुआ करता था, तो उन्होंने फ्रांस से कहा, मतलब जर्मनी ने कहा कि आप फ्रांस को कोल दोगे, फ्रांस, इटली और बेल्जियम को कोल दोगे अगले 10 साल के लिए। इट वॉज, अब देखो ये, अब जो जीती हुई टीम थी कंबाइंड पावर, तो उसने एक बहुत ही गलत काम किया। गुस्सा लगने लगा जर्मनी के पास, तब तो कुछ था नहीं, तो अभी इसी वजह से दूसरा वर्ल्ड वॉर आगे फिर हुआ। मेन कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही था दूसरे वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी, अब पहले जैसे मैंने बताया फ्रैंको प्रुशियन वॉर हुआ था जिसमें फ्रांस हारा था, तो फ्रांस ने जर्मनी से बदला लिया वर्ल्ड वॉर 1 में। अब जर्मनी हारा है यहाँ पर, तो ये भी बदला लेगा जरूर, आज नहीं तो कल। ओके चलो, उसके बाद आती है हमारे पास ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेनिया। ये दो है ऑस्ट्रियन हंगरी के लिए थी सेंट जर्मेनिया। इट वॉज साइंड विथ ऑस्ट्रियन हंगरी, इट वॉज ब्रोकन इनटू 2 सेपरेट मिशन। ऑस्ट्रिया हंगरी को, ऑस्ट्रिया अलग और हंगरी अलग, ऑस्ट्रिया कैपिटल वीना हो गई थी और हंगरी की बुडापेस्ट, इनको अलग होना पड़ा। ओके, ये थी हमारी ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेनिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को अपनी 30,000 सैनिक को रिड्यूस करनी होगी, 30,000 आर्मी को रिड्यूस करनी होगी और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना होगा। देन आती है हमारी लास्ट वाली ट्रीटी ऑफ सेवियर्स, जो कि टर्की के लिए थी। टर्की हिटलर था, हिटलर सन की था, आप सभी को पता है हिटलर सन की था। उसने कहा मैं मानूंगा ही नहीं, बाहर में जाओ तुम, अपनी ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, ट्रीटी ऑफ सीवियर्स उन लोगों ने मान लिया, मैं नहीं मानने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं मानूंगा ही नहीं। तो टर्की साइंड इट एंड सरेंडर्ड ऑल हर अथॉरिटी टू नॉन टर्किश रेसेस, बट टर्की नेवर रेटिफाइड। टर्की ने अपनी जो फोर्सेस थे उन्हें तो कर दिया कर ले जाओ, लेकिन मैं इसे मानूंगा नहीं क्योंकि इसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता। लेकिन बाद में उन्हें मानना पड़ा, जो दूसरी ट्रीटी साइन हुई थी लॉजन है, वहाँ पर उनको मानना पड़ा। ओके, अब आता है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 की यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस तो बनने लगे थे, तो किसी ने अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 3 के समय, हुआ नहीं था, मतलब उससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 3 के समय जोक टाइप में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 3 के पहले, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में किसी ने पूछा उनसे कि जो है, क्या आइंस्टाइन जी आपको लगता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा? क्वेश्चन देखो, थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा? तो जो एक हंसता हुआ जवाब आया आइंस्टीन जी की तरफ से, वो सुनने लायक है। सुनिए था, उन्होंने कहा कि मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो अगर फोर्थ वर्ल्ड वॉर हो गया, मतलब अगर थर्ड वर्ल्ड हो, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तभी फोर्थ होगा, तो कहा मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में तो नहीं जानता हूँ क्या होगा, लेकिन अगर फोर्थ हुआ तो लोग तीर और कमान से लड़ेंगे। मतलब वो लोग इतने बिछड़ जाएंगे, पूरी इंडिया की इकोनॉमी इतनी खराब हो जाएगी, शटर डाउन हो जाएगी कि उनके पास गन्स बनाने के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वर्ल्ड वॉर ना किया जाए। ओके, चलो आगे देखो। अब आता है रिजल्ट ऑफ वॉर। वॉर की क्या रिजल्ट थे? सबसे पहले जहाँ सुनना, 80 लाख लोग मारे गए, 60 लाख लोग डिसेबल हो गए, चल नहीं सकते थे। फिर किसी का हाथ खराब, किसी का पैर खराब, 1 करोड़ 20 लाख लोग गायब हो गए। लो, मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, 2 करोड़ 60 लाख के आसपास लोग मार दिए गए, 2 करोड़ 60 लाख लोग गायब, मर गए। मनी लॉस हुआ, एलाइड पावर का पता है कितना लॉस हुआ? 11,000 मिलियन पाउंड। एलाइड पावर के 11,000 मिलियन पाउंड, सॉरी गाइस, 41,000 मिलियन पाउंड किसका लॉस हुआ? एलाइड पावर का। सेंट्रल पावर का कितना हुआ? 15,000 मिलियन पाउंड। अब सेंट्रल पावर जीत गई थी, इसीलिए उन्होंने जो है एलाइड पावर से पैसा मांगा। शटर्ड द वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी बैठ गई। अब देखो पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड बदल गया। देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। पहले वाला आप मैप देखो तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही देश थे, मतलब ये वर्ल्ड वॉर के पहले का मैप है, जहाँ पर 2 से 3 पार्टी हुआ करती थी। उसके बाद जब ऑस्ट्रिया हंगरी हार गया तो उसमें से ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। आप लोग यहाँ पर देखो, ओके यहाँ पर देखो, ऑस्ट्रिया जो था ये अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया, बुडापेस्ट, रोमानिया, बुल्गारिया इसी में ऐड कर दिया। तो ये सब चीज़ें क्या हुई कि पहले वर्ल्ड वॉर में ज़्यादा डिवीज़न नहीं हुए थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी हार गई तो उसको अपनी ऑस्ट्रिया और हंगरी जो थी वो हार गई, तो ऑस्ट्रिया अलग, हंगरी अलग करना पड़ा। उसके बाद इसी के बाद नाजी और फैसिस्ट का राइज ऑफ नाजी एंड फैसिस्ट डिक्टेटरशिप का क्या हुआ? राइज होने लगा। डेमोक्रेटिक सेटअप इन जर्मनी, इटली एंड स्पेन फेल्ड टू सॉल्व पोस्ट वेयर पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देन सम अदर रिजल्ट ऑफ वॉर, ये आप लोग खुद से पढ़ के आएंगे। देखो अब वर्ल्ड वॉर 1 हो गया तो क्या हुआ कि सोचा कि आगे वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बनाना चाहिए जहाँ पे हमारे समझौते सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए बनी थी हमारी लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 फिर हो गया, लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। तो इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, अभी इतनी समय जो हमारी मतलब मेन पावर बनी है वो है यूनाइटेड नेशन। ओके, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए इतनी मेहनत के लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा उसको ऑल पे सेट कर लो, ताकि हम लोग के लिए ताकि हम लोग जब भी आपके लिए अगला वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को मैसेज तुरंत आ जाए। तो गाइस तब तक के लिए ओके बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।